नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डियर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर जो है उसके मई 2022 एग्जाम के लिए हम आपको संस्कृत विषय का पूरा कोर्स आज एक वीडियो में जो है वो कराएंगे। और कोर्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में बहुत सी ऐसी कॉमन चीजें ना कह करके आप कहेंगे सारी चीजें ही जो है वो कॉमन है। उन सभी चीजों की हम बात करेंगे जो पेपर से पहले आपको जो है वो रिवाइज करना जो है वो जरूरी है। इतनी चीजें अगर आप रट के जाएंगे तो फिर आसानी से आप अच्छे अंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं स्कीम की, तो ये आपकी जो है प्रथम सेमेस्टर की अगर बात करें तो 9 मई से 11 मई तक पेपर है। और तृतीय सेमेस्टर की अगर बात करें तो 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई, ये 3 दिन जो है वो पेपर तृतीय सेमेस्टर का है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि अन्य विषयों की भी इसी प्रकार से आपको क्लासेस जो है वो स्टार्ट करा पाए। और भी विषयों की अगर सारी चीजें पहले की देखनी है आपको, क्योंकि हम कोर्स आपको ऑलरेडी पूरा करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सारे टॉपिक पर सारे वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, चाहे वो वन लाइनर है, एमसीक्यू हो, फास्ट रिवीजन हो, सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये रिवीजन के तौर पर हम एक बार आपको फिर से करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो संस्कृत है वो किससे किससे मिलकर बना है। इसमें कोई भी चीज पूछी जा सकती है, कौन सा प्रत्यय होता है या कैसे विच्छेद होता है, सारी चीजें। तो संस्कृत जो है सम प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय से जो है वो बना होता है। इस प्रकार से आप इसका डिवीजन करेंगे। अर्थ की बात करते हैं तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या परिनिष्ठित। इसके अलावा संस्कृत भाषा का अर्थ की बात करें तो शुद्ध और परिमार्जित भाषा के रूप में आप कह सकते हैं, यानी कि जो इसका एक्चुअल अर्थ होता है उसके आधार पर। तो ये तो हो गया आपका संस्कृत के संदर्भ में। फिर बात करते हैं व्याकरण के संदर्भ में। तो व्याकरण वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, इस प्रकार से जो है आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सी धातु होती है, कौन सा उपसर्ग होता है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं इसी के संदर्भ में एक लाइन बोली जाती है, वो क्या है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम। ये आपका संपूर्ण व्याकरण को परिभाषित करता है। इसको अगर परिभाषित करें तो जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वो व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो हमारा जो स्वर है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वर की डेफिनेशन होती है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी कि जो स्वयं उच्चारित होते हैं, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी के संदर्भ में लिखा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। तो आप क्या कहेंगे, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्वर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे कि छोटा जो है, इसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए जो छोटा है वो आपका स्वर है। इसी प्रकार छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ला, ए, ओ, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके स्वर हैं। तो इस प्रकार से आप स्वरों को जो है वो लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम हमारा स्वरों की संख्या के संदर्भ में। यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है किसमें, बहुविकल्पीय में, कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप क्या कहेंगे, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कुल 9 मानी गई है। और यहाँ पर लिखे भी हैं, जो मैंने अभी बताया भी आपको। तो ये 9 स्वर भी ध्यान रखिएगा। हो सकता हो इनकी जो संख्या है आपसे अगर अति लघु में पूछ लिया गया तो आपको लिखने भी पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो सभी स्वर होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित किए गए हैं। तो ये अच प्रत्याहार भी ध्यान रखिएगा, स्वरों को परिभाषित करता है, इसलिए स्वरों को अच भी जो है वो कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे स्वर ना पूछकर अच पूछा जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि स्वरों को लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर हम बात करते हैं मूल स्वर के बारे में। तो मूल स्वर इन्हीं स्वरों में 5 होते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, ला। तो ये 5 आपके मूल स्वर जो है वो कहे जाते हैं। तो टोटल स्वरों में आपके ये 5 मूल स्वर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर की बात करें तो आपका ए, ओ, ए और ओ, ये 4 जो है आपके संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ये आपके स्वर हैं। अधिकतर वैसे आपको वही छत्रज्ञ स्रा वो देखने को मिलता है, वो व्यंजन होते हैं। यहाँ पर स्वरों की बात की जा रही, तो ये जो होते हैं वो आपके संयुक्त स्वर होते हैं।
फिर किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो छोटा अ और ई जो है मिलकर ए बनाता है, आ और उ मिलकर औ बनाता है, इसी प्रकार छोटा ए मिलकर ए बनाता है और इसी प्रकार आ औ मिलकर औ जो है वो बनाता है। तो ये आपके हो जाएंगे संयुक्त स्वर। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा स्वरों के भेद। स्वरों के भेद की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका हृस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम हृस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि स्वरों को भी केवल सिंगल डिवीजन पर नहीं डिफाइन किया गया है, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया है। मात्रा काल के आधार पर अलग है, जीवा के आधार पर अलग है, वो मैंने चीजें हिंदी में आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप मात्रा काल के आधार पर कह सकते हैं हृस्व स्वर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो अ, ई, उ, री, ला, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके हृस्व स्वर हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे आता है बहुविकल्पी में, इनमें से कौन सा हृस्व स्वर नहीं है, और वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे आपके दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे कि बड़ा हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए ओ, इस प्रकार से सभी आपके दीर्घ स्वर में जो है वो आ जाएंगे। बोलकर भी आप देख रहे हैं तो एक मात्रा से अधिक का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट तीसरा, क्योंकि 3 मैंने बोले, तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या जानते हैं नाम से, प्लुत स्वर के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो प्लुत स्वर होते हैं इनकी पहचान के लिए इस प्रकार से चिन्ह भी जो है वो लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आ, ई, उ, इस प्रकार से आदि आपको देखने को मिल रहे हैं। ये चिन्ह आपको ओम में देखने को मिलता है। जो ओम होता है ये आपका एक त्रैमात्रिक जो है वो स्वर है, जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में जो है वो होता है। और ओ जो है ये भी प्लुत स्वर है। वैसे आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप ओम को ही लिखेंगे, जिसके उच्चारण में आपको 2 से अधिक मात्रा का समय जो है वो लगता है। ये आपका प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजन। स्वरों को हमने देख लिया, तो व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वो हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। जैसे हमने अभी स्वरों में देखा था अच प्रत्याहार, उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, हल प्रत्याहार याद रखना है। इसी में जो है वो समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्णों की बात करें, यहां से बहुविकल्पी पूछा जाता है व्यंजन वर्णों की संख्या के संदर्भ में, तो आप कहेंगे टोटल 33 जो है वो माने गए हैं, जो कि माहेश्वर जो सूत्र होते हैं उसके हयावराटा से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में जो है वो कहे गए हैं। तो ये आपका व्यंजन के संदर्भ में हो जाएगा। व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में गिनाए गए हैं। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, परंतु जो चतुर्थ प्रकार है जो कि आपका संयुक्त व्यंजन होता है, ये इसके बारे में भी लिखा है कि जो माहेश्वर सूत्रों में परिगणित जो है वो नहीं है, इसलिए संस्कृत में हम इसे यहाँ पर नहीं शामिल करते हैं। केवल और केवल 3 मुख्य रूप से आप डिवीजन करेंगे, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं आगे, और उसके बाद हम डिटेल में इनके जो पॉइंट है वो भी देख लेंगे। तो स्पर्श व्यंजन को एक बार देख लीजिए कि जिन वर्गों के उच्चारण में मुख के विभिन्न जो अवयव होते हैं या भाग होते हैं उनका स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो कुल 25 होती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है इनकी संख्या के संदर्भ में। का से लेकर मां तक के वर्ण जो है सभी आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब देखिए इस जो नीचे चार्ट बना है इससे समझिए। स्पर्श आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ये सभी आ रहे हैं। और इसमें का, खा, गा, घा, गा, एक में 5 है। इसी प्रकार 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहीं से ही आपकी तो संख्या लिखी कि इनकी टोटल संख्या 25 होती है।
तो इसका एक सूत्र भी होता है और सूत्र होता है कादेयो मावसाना स्पर्शा। स्पर्श व्यंजन को ये परिभाषित करता है। क्या होता है सूत्र? कादेयो मावसाना स्पर्शा। ये आपका संस्कृत का सूत्र होता है। इसी प्रकार बात करते हैं अंतस्थ, जो स्टार्टिंग में मैं पीछे एक बार वीडियो फिर से दिखा देता हूं आपको। ये जो व्यंजन के 3 प्रकार बात करें, इसमें दूसरा प्रकार था अंतस्थ व्यंजन और तीसरा था ऊष्म व्यंजन। तो यही आपका है अंतस्थ, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है यण। ये यण क्या है? ये आपका प्रत्याहार है। जैसे मैंने ऊपर अभी अच बताया, हल बताया, उसी प्रकार अंतस्थ का जो है वो यण प्रत्याहार होता है। और अंतस्थ कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला। ये जो है आपके 4 वर्ण हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण में। इसका भी सूत्र होता है आपका अंतस्थ का यणो अंतस्था, इसका जो है वो सूत्र होता है। यणो अंतस्था इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार बात करते हैं ऊष्म की। तो ऊष्म का प्रत्याहार क्या होता है? शल प्रत्याहार होता है। क्या प्रत्याहार होता है? शल प्रत्याहार होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो शा, सा, सा, हा, इस प्रकार से ये चारों आते हैं। और इसका भी सूत्र होता है, वो होता है सल ऊष्माणा। क्या होता है? शल ऊष्माणा। ये तो है, हो जाएगा ऊष्म जो है व्यंजन का सूत्र। और जो नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन, जो कि मैंने बताया आपको माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं किए गए हैं, इसलिए इसमें प्रकार के अंतर्गत हम नहीं देखते हैं, पर आपको पता होना चाहिए होते कौन से हैं। तो छत्रज्ञा ये आपके होते हैं, और श्रा जो होता है उसे भी कहीं कहीं माना जाता है। तो ये आपके जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मैंने मेहनत लगाई है, केवल और केवल आपके लिए सारी मेहनत की है कि आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो और आप अच्छे से अच्छी तैयारी के साथ जो है वो पेपर देने जाएं। तो आपके लिए सारी मेहनत है। तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण के संदर्भ में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ण की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि स्वर और व्यंजन 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। अब इन स्वरों के विभाजन में आपको मैंने बताया ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों बताए। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने बताए थे उसको आप एक साथ देख लीजिए कि आते कौन कौन से हैं, जिससे क्या होता है जब प्रश्न में आता है तो आपको पहचानने में आसानी होती है। इसी प्रकार व्यंजन में स्पर्श में आपको बताया का से लेकर मा तक, अंतस्थ भी मैंने बताया, ऊष्म भी बताया, और मिश्रित और संयुक्त भी जो है वो बताया। तो ये आपका एक वेरी शॉर्ट में जितनी भी चीजें हमने पीछे पढ़ी उसका रिवीजन आपका क्विक हो गया। अब बात करते हैं हमारे 14 माहेश्वर सूत्र, यानी कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में। ये सूत्र आपको एज इट इज पूरे के पूरे रटे होने चाहिए। यहाँ से आपके प्रश्न सूत्रों के संदर्भ में भी आते हैं कि आप सूत्र लिखिए, दूसरी तरीके से यानी कि प्रत्याहार के संदर्भ में भी आते हैं प्रश्न, और भी अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। अब सूत्र देख लीजिए यहाँ पर। तो ये जो है आपके हो जाएंगे सूत्र। पहला हो जाएगा आ ई उड़, फिर इसी प्रकार री रिक, इसी प्रकार एओंगा एओच, हाया वरट, फिर लड़, फिर यम गणतम, फिर जाबा या, फिर गणदस, फिर जब गणदस, फिर खा फा छ ट, फिर थच चट तब, इसी प्रकार कपाया, फिर शा शा सारा, इसी प्रकार हल। तो ये आपके चतुर्दश माहेश्वर सूत्र जो है वो हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ प्रत्याहार के संदर्भ में। तो जब प्रत्याहार लिखना होता है तो जो लास्ट में जिसमें भी हलंत लिखा होता है लगा है, जिसमें इसको नहीं लिखना होता है। जैसे मैं आपसे अभी मैंने बात की ऊष्म वर्णों की, तो उसका प्रत्याहार क्या था? शल प्रत्याहार था। तो आप देखेंगे इनमें शा कहाँ पर है, तो आप देखिए 13वें में ये शा लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे शा यहाँ पर है। और ला देखिए लास्ट में कहाँ है, तो 13 के बाद 14 में यहाँ पर लास्ट में ला लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ जो सल प्रत्याहार है उसके वर्ण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? जहां से स्टार्ट हुआ है उसको तो लिखेंगे, साथ में आप उसके बाद वाला लिखेंगे शा, फिर उसके बाद वाला सा, पर जिसमें हलंत लगा हुआ है रा, ये आप नहीं लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट 14 वाले में आएंगे तो हा लिखेंगे, और जब आपका शल प्रत्याहार पूछा गया था वो ला लास्ट वाला भी नहीं लिखेंगे। तो यानी हलंत वाले आपको नहीं लिखने हैं, और जहां से लेकर जहां तक पूछा गया वो लिखेंगे। तो शा शा सा हा, यही आपके 4 वर्ण होते हैं किसमें?
उस वर्ण में, तो यही सल प्रत्याहार उसको प्रदर्शित करता है। तो आपने समझा। अभी देखिए मैं आपको पीछे दिखाता भी हूँ, ये जो है आपने देखा था उसमें शल प्रत्याहार से संदर्भ में। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं, कौन सा, यण वाला, जिसमें यावर आला आता है। तो इसी में हम यण को भी देख लेते हैं। अब देखिए या आपका कहाँ पर है, तो आप देखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर पांचवें वाले में जो है वो आपको या दे रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं आपका प्रत्याहार। तो क्या मैंने बताया आपको, यण प्रत्याहार आपको लिखना है। अब यण में या से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप या को भी लिखेंगे, उसके बाद आपका रा, या के बाद वा आ रहा है तो वा लिखेंगे, फिर उसके बाद रा आ रहा है उसको लिखेंगे। पर जो ये आपका हलन जिसमें लिखा हुआ है टा, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, ड़ा तक आना है आपको, यहाँ तक आना है। तो ला जो है इसको भी लिखेंगे, पर ड़ा जिसमें हलंत लगा है उसको नहीं लिखेंगे। तो आपका या व ला, ये आपका प्रत्याहार यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो प्रत्याहार के संदर्भ में आपका तृतीय सेमेस्टर में जो है पूछा जाता है। प्रथम सेमेस्टर में वैसे नहीं पूछा जाएगा, पर चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कोर्स बनने लगा है कि आपसे किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर की एक दो चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको आना जो है वो जरूरी है। और इसी प्रकार अभी मैंने स्वर और व्यंजन की बात की थी, तो उसमें भी तो मैंने आपको अच और हल बताया। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ से अच है। ये जो आपका पहला वाला जो सूत्र है, इसमें यहाँ पर आ लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर जो चौथा वाला सूत्र है इसमें चा लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके सभी स्वर होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो चार आप सूत्र देखते हैं माहेश्वर सूत्रों में, वो आपके स्वर होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको जो व्यंजन है उनको परिभाषित करने के लिए हल प्रत्याहार बताया। हल में देखिए तो पांचवा वाला जो हयावरटा है इसका हा, और हल का लास्ट में जो ला है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे आपके जितने होते हैं 5 से लेकर 14 तक, ये सभी आपके व्यंजन को परिभाषित करते हैं। तो आप इस प्रकार से स्वर और व्यंजन को भी लिख सकते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि अच प्रत्याहार में क्या आता है, हल प्रत्याहार में क्या आता है, इस टाइप से सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप समझ गए कैसे कैसे इसमें डिवीजन हो रखा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका उच्चारण स्थान से संबंधित। यहाँ पर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी साइड में जो 3 डॉट बटन है उस पर जाकर बढ़ा लीजिएगा। अगर आप 360 पिक्सल से नीचे वीडियो देख रहे हैं तो उसको 720 480 लगा लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर लिखी हुई चीजें दिखाई दें। तो सबसे पहला सूत्र होता है आपका अकुह विसर्जिया नाम कंठा। सूत्र आप सभी रट लेंगे, आपको बहुत जगह हेल्प करेंगे। तो इसके अंतर्गत बात करें तो ये छोटा आ जो लिखा है, इससे आप छोटा आ बड़ा आ कह सकते हैं। ये 18 प्रकार के होते हैं, पर वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि स्वरों में छोटा आ और बड़ा आ जो है इसमें आते हैं। इसके बाद जो आपका कु लिखा हुआ है, ये कु जो है वो का वर्ग को परिभाषित करता है। तो का वर्ग आपका इसमें आता है, का खा गा गा अंगा हा, इस प्रकार से। और जो कुह के बाद हा लिखा हुआ है अकुह, इससे आप हा को याद रखेंगे। और साथ ही साथ विसर्जिया नाम लिखा हुआ है, तो जो विसर्ग लिखा हुआ है उससे आप इस विसर्ग को याद रखेंगे। तो इतना सब कुछ किसमें आता है, इतना सब कुछ आप करेंगे, कहेंगे अकुह विसर्जिया नाम कंठा, यानी कि कंठ से उच्चारण में आता है। अब यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि खा किस में आता है, तो आप कहेंगे कंठ के उच्चारण में। या आपसे विसर्ग पूछा जाए तो आप कहेंगे कंठ से उच्चारण में। या आप पूछा जाए छोटा बड़ा तो आप कहेंगे इसी में आता है। इसी प्रकार आपसे हा पूछा जाए तो भी आप कहेंगे इसी में आता है। तो इस एक सूत्र से इतनी सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। फिर दूसरा आपका सूत्र होता है ईचु यशा नाम तालु। डायरेक्ट भी ये पूछा जाता है कि कंठ से उच्चारण का सूत्र बताइए संस्कृत में, तो आपका ये होता है। इसी प्रकार तालु की बात करें तो ईचु यशा नाम तालु में जो ई है स्टार्टिंग का, इससे आपका छोटी ई बड़ी ई होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ईचु यशा नाम का जो चू है, ये चा वर्ग जो है उसको परिभाषित करता है। तो ये चा वर्ग आपका पूरा आ जाएगा, चा छा जा जा यहाँ तक। इसी प्रकार ईचु या लिखा हुआ है ना, यशा नाम का या, तो या जो है वो भी इसी में आता है। और साथ ही साथ ईचु यशा नाम में शाह लिखा हुआ है ये वाला, तो ये वाला शाह भी इसी में आता है। तो इतनी सारी चीजें आप इस एक सूत्र से जो है वो याद रख सकते हैं। तो ईचु यशा नाम तालु का मतलब है कि तालु से उच्चारण में ये सभी चीजें जो है वो आती हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा उच्चारण की बात करें तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, री, जो जिससे ऋषि आप लिखते हैं, तो री री इस प्रकार से
इसमें आएंगे। फिर जो टू है वो किसको परिभाषित करेगा, टावर को। जितने भी ऊ करके आ रहे ना, कू चू टू, ये वर्ग को उसको परिभाषित करते हैं। तो टावर का आपका इसमें पूरा आएगा। उसी के साथ साथ आप देखिए ऋतु रसाणाम है ना, तो रा वाला, इससे आपका रा आएगा। और इसी प्रकार ऋतु रसाणाम में जो ये शा षटकोण वाला बना हुआ है ये भी इसी में आएगा। तो ये सभी आपके मूर्धन्य वर्ण में जो है वो आ जाते हैं। ये अगर आपने रट लिया तो आपको हिंदी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हिंदी में आपका यहाँ से एक प्रश्न 110% पूछा ही जाता है। चौथा आपका हो जाएगा ऋतु लसानाम दंता, यानी कि यहाँ पर जो ली लिखा हुआ है वो आपका इसी में आएगा। तू से मतलब ता वर्ग पूरा इसी में आएगा। ला जो है ये भी इसी में आएगा। और साथ ही साथ लितुलसा नाम का जो शाह ये वाला लिखा हुआ है ये भी इसी में जो है वो आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे कि दंत वर्ण में ये सारी चीजें आ जाएंगी। लास्ट में लिखा है ना दंता, यानी कि दांत से उच्चारण में या दंत वर्ण में जो है ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, यानी कि आपका जो ऊ है इससे आप कहेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ इसी में आता है। फिर पू से मतलब है पा वर्ग सब पूरा इसी में आता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पद्मानिया नाम लिखा है तो ये वाला रे प्रकार इसको बोलते हैं, ये भी इसी में जो है वो आता है। और ये सभी किससे उच्चारण में आते हैं, तो ओष्ठ से उच्चारण में जो है वो आते हैं। इसी प्रकार आपका इसके बाद वाला कौन सा है, तो है यम गणनम या यम गणना नाम नासिका चा, यानी कि यम गणनम जो आपका सूत्र भी था एक, उसमें स्टार्टिंग में सारी चीजें आई थी तो सब अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार ए दो तो कंठ तालु में मतलब है ए और ए ये जो है वो कंठ तालव्य वर्ण में आते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं कंठ तालु कौन से हैं, तो ए और ए होते हैं। इसी प्रकार अ दो तो कंठोष्टम, यानी कि कंठोष्ट से किसका उच्चारण होता है, तो ओ और औ का होता है। और इसी प्रकार वकारस से दंतोष्टम की बात करें तो वह आपका जो है वो दंत और ओष्ठ दो से मिलकर होता है। ये लास्ट के आप देख रहे हैं ना जिनमें दो से मिलकर उच्चारण हो रहा है ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है जीवामूल्य से जीवामूलम, ये जीवामूल्य वर्ण होते हैं। ये सब इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, ये सब आपका यूपी टेट में पूछा जाता है। और नासिका अनुस्वारस्य की बात करें तो ये जो है आपका अनुस्वार जिसे हम बिंदी कहते हैं, ये भी आपका इसका सूत्र जो है ये हो जाएगा। तो इतने सारे के सूत्र हैं टोटल 11। यदि आपको याद होंगे तो इस पर बेस्ड कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट है आपका अभ्यंतर प्रयत्न तालिका। अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आपके टोटल 5 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पृष्ट, एक होता है ईसत स्पृष्ट, एक होता है ईसत विवृत, एक होता है विवृत और एक होता है संवृत। अधिकतर प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि इसके एग्जाम्पल के संदर्भ में, तो एग्जाम्पल तो सब आपके सामने ही लिखे हुए हैं। देखिए अभ्यंतर प्रयत्न होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, अभ्यंतर का अर्थ ही होता है भीतर, यानी कि जो वर्णों के उच्चारण पूर्ण मुख के अंदर होता है वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पृष्ट की। तो स्पृष्ट आप यहीं से समझ रहे हैं का से लेकर मां तक, यानी कि इसमें जितने भी आपके वर्ण तालु मूर्धा दंत सारी चीजें हमने देखी थी, इसमें आपके जितने भी स्पर्श वर्ण है वो आते हैं का से लेकर मां तक, यानी कि टोटल 25 वर्ण जो है इसमें आते हैं। ईसद स्पृष्ट की बात करें तो इसका अर्थ होता है थोड़ा सा स्पृष्ट का अर्थ, यानी कि थोड़ा सा छुआ हुआ। तो इसमें जीवा उच्चारण स्थान को जो थोड़ा स्पर्श करते हैं वो आते हैं यण, यानी कि या व राला, यानी कि अंतस्थ वर्ण इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं आपका नेक्स्ट ईसत विवृत। इसकी बात करें तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का अर्थ है यानी कि खुला हुआ। विवृत का अर्थ मतलब क्या होता है, खुला हुआ, और ईसत मतलब थोड़ा खुला हुआ। तो इसमें जीवा को कम उठाना होता है, तो ये आपका ऊष्म वर्ण इसमें आते हैं। शल प्रत्याहार मैंने अभी आपको बताया था। इसी प्रकार बात करते हैं विवृत की। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, तो जिनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है वहां प्रयत्न स्वरों का होता है, तो ये आपका विवृत में आता है। और इसके अंतर्गत आपका ये सारी चीजें आती हैं आ ई उ री री ए और ओ सभी स्वर जितने भी होते हैं वो सब इसमें जो है वो आते हैं। मैंने आपको अच प्रत्याहार बताया था स्वरों के लिए होता है, तो जितने स्वर होते हैं सब आपके विवृत में जो है वो आते हैं। और लास्ट आपका हो जाएगा समृत। समृत का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद, जिसमें वायु का मार्ग आप कह सकते हैं बंद रहता है। यहाँ पर आप छोटा एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपका अभ्यंतर हो गया। दूसरा होता है आपका बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसको हम प्रयत्न कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के सारे प्रकार हमने देख लिए, ये बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा विवार श्वास अघोष।
दूसरा हो जाएगा संवार नाद घोष, तीसरा हो जाएगा अल्प प्राण, चौथा होगा महाप्राण और पांचवा होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो ये आपके 5 प्रकार होते हैं। और एक चीज अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जो बाह्य प्रयत्न है इनकी टोटल संख्या अगर पूछी जाए तो ये 5 नहीं होती है, इनकी टोटल संख्या आपकी 11 होती है, पर इनको एक साथ लिख दिया गया है। व्यवहार, श्वास, अघोष, ये देखिए एक साथ लिखा गया है। वैसे अगर टोटल संख्या की बात करें तो 11 होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम सबकी नहीं बात करेंगे, मेन आपको सबसे पहले अल्प प्राण महाप्राण पता होना चाहिए, जहां से प्रश्न आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प जो है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी कि आपका अर्थ क्या निकलेगा, जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकनी पड़े उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जो वर्ग आपके मैंने अभी बताए थे उसका पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद पांचवा, ये और साथ ही साथ आपका जो यण प्रत्याहार है यानी कि आपका यावराला, देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है, इसके अंतर्गत आप या इसको आप जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके अल्प प्राण होंगे। महाप्राण की बात करें तो 1 3 5 अगर आपका हो गया तो बचा कौन सा आपका दूसरा, चौथा बचा कौन कौन सा, दूसरा और चौथा, और साथ ही साथ आपका शल प्रत्याहार, ये देखिए लास्ट में शा शा शाह लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ गए होंगे। और दूसरा चौथा तो आप देख रहे हैं दूसरे वर्ण के सभी खा छा सब लिखे हुए हैं, तो ये आपका महाप्राण में जो है वो आता है। इसी प्रकार बात करते हैं अघोष और घोष की। तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट हो रहा है, देखिए प्रत्याहार तो खर हस यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर खर प्रत्याहार होता है, यहाँ पर हस प्रत्याहार होता है। पर नॉर्मल आप देखिए अघोष में पहला और दूसरा जो वर्ग है उसका पहला और दूसरा वर्ण आ रहा है, इसी प्रकार बाकी तीसरा चौथा पांचवा घोष में आ रहा है। इसी प्रकार सब में ही आप देख रहे हैं, और शाह शाह ये आपका अघोष में आ रहा है और या वाला आपका घोष में आ रहा है। तो इतनी चीजें आपको बेसिक याद रखनी होती हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष में। और चलिए इतनी सारी चीजें जान लेते हैं तो एक लाइन के बारे में भी जान लेते हैं, उदात्त अनुदात्त। देखिए उदात्त क्या होता है, मुख के भीतर जो कंठ तालु होता है उससे उच्चारण स्थान होता है, इसमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले जो अच होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा जो है वो होती है। अनुदात्त में क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित की अनुदात्त संज्ञा होती है। यहाँ पर निम्न उसमें उच्च, और जो स्वरित होता है इसकी बात करें तो दोनों का समाहार जहां पर होता है वहां पर स्वरित जो है आपका हो जाता है, या स्वरित संज्ञा जो है वो होती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधियों के संदर्भ में। स्वर संधि यहाँ पर सबसे पहले है, तो स्वर संधि में सबसे पहली संधि है आपकी यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, सूत्र आपको याद होना चाहिए, और एक चाहे तो आप एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। इको यणचि का यहाँ पर सूत्र का अर्थ बताया गया है, इसको इतनी आवश्यकता आपको नहीं है, आपको मेन ध्यान रखना है एग्जाम्पल। यद्यपि हो गया, मध्वरी हो गया, पित्रादेश है, लाकृति है, कोई 1 से 2 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आपको पहचानने में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ यदि आएगा प्रश्न तो एग्जाम्पल भी आप वहां पर लिख सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा स्वर में अयादि संधि। स्वर संधि में दूसरा आपका है अयादि संधि, जिसका सूत्र होता है एचो अय वाय वाहा। सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो सूत्र तो आपको हर हाल में याद करना है। अयादि संधि का सूत्र हो जाएगा, और उदाहरण इसका होता है नयनम पवनाहा नायकाहा पावकाहा। इस प्रकार से इसके सूत्र जो है वो हो जाएंगे, इसके उदाहरण जो है वो हो जाएंगे। सूत्र तो आपका एचो अय वाय वाहा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरी आपकी संधि स्वर में हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणाहा आपका सूत्र जो है वो होता है। और यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रमेश, हितोपदेशा, देवर्षि, तबलकारा, इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी आप इनका संधि विच्छेद साइड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र होता है, और यहां पर अगर बात करें एग्जाम्पल की तो सदैव हो गया, महेश्वर्यम है, जलौगाहा, महोषधि, ये सभी इसके सूत्र हो जाएंगे। और लास्ट स्वर संधि में आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकाहा सवर्णे दीर्घा। और इसकी बात करें तो हिमालय, रविंद्रा, भानुदय, मातृम, ये सभी इसके जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मुख्यतः तो आप यही संधि देखते हैं, पर इसमें यानी कि संस्कृत में स्वर संधियों में और भी संधि होती हैं, उनको भी देख लेते हैं, पर मुख्यतः इन्हीं से अधिकतर प्रश्न पूछ जाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 थे और लास्ट के यानी कि बाकी के 3, इनको विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब स्वर में ही कुछ और भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका यानी 6ठे नंबर का पूर्व रूप संधि, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है इंगा
पदांतति, ये इसका सूत्र होता है। और इसके यहाँ पर आप पहचान देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपका पूर्ण रूप जो है लिखा आपको, यानी कि जो चिन्ह होता है इस टाइप से इसको देखने को मिलता है, जैसे कि हरैव हो गया, विष्णुएव हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यही आपको पहचान जो है वो मेन ध्यान रखनी है। इसी प्रकार बात करते हैं पर रूप संधि की, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है एंगी पर रूपम। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की तो प्रेजते हो गया, उपोस्ति। और जो पूछा जाता है वो अधिकतर यही दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, प्रेजते और उपोस्ति। तो इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि अधिकतर जो आपको देखने को मिलते हैं तो एज इट इज यही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो पर रूप संधि से अगर आएगा तो हो सकता हो 99% चांस है यही आपको एग्जाम्पल देखने को मिले। फिर बात करते हैं प्रकृति भाव की। इसका आपका सूत्र होता है प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, हरि है तो विष्णु इमो, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं व्यंजन संधि के सूत्र की। सभी स्वर आपके समाप्त हुए। व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहला स्तुत संधि हो जाएगा जिसका सूत्र होता है स्तो स्टुना स्टु। और इसके यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रामश्चिनोति, सच्चित, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर दूसरा आपका होता है स्तुत संधि जिसका सूत्र होता है स्टुना स्टु। इसका अगर बात करें एग्जाम्पल की तो आपका क्या हो जाएगा रामषष्ठ, रामष्टिकते, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो की क्वालिटी साइड से बढ़ा लीजिएगा। आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तभी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप कमेंट में लिखते रह जाएंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको स्वयं से वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं जसत्व संधि। इसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। और इसकी अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम्पल है वो जगदीशा, सडानन, ये आपका पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसी की बात होगा आपका चतुर्थ संधि। इसकी सूत्र की बात करें तो खरीचा होता है। और इसी प्रकार इसकी बात करें उदाहरण की तो छेदता, लिप्सा, इस टाइप से हो जाएगा। अनुस्वार संधि की बात करें तो मो अनुस्वारा इसका सूत्र होता है, हरिम बंदे और तुम करोसी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर होता है तोरली संधि। इसका संधि सूत्र होता है तोरली, इसमें उल्लेखा, तल्लीना, ये सभी उदाहरण हो जाते हैं। परसवर्णा संधि की बात करें तो अनुस्वार से यही परसवर्णा, ये संधि सूत्र है, इसमें गंगा, मंचा, ये सभी हो जाएंगे। लास्ट वाला अनुनासिक संधि, इसका आपका कोर्स में है, हाँ ये भी है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये इसका सूत्र है। और यहाँ पर उदाहरण में जगन्नाथ, दिंगनाथ, ये जो है वो हो जाएगा। देखिए व्यंजन आपका कोर्स में तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है, पर अधिकतर आप देखेंगे तो जो प्रश्न है वो इन्हीं सबसे पूछ लिए जाते हैं। जो स्टार्टिंग के आप देख रहे हैं 3, इन्हीं से पूछ जाते हैं। कभी कभार अनुस्वार से पूछ लेते हैं, बाकी इनसे अधिकतर प्रश्न और उसे नहीं पूछे जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, कोर्स में तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं संस्कृत की गिनतियां। तो संस्कृत की गिनतियां आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। यहाँ से आपका 100% एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है और कई लोग वही गलत कर देते हैं। तो संस्कृत की गिनतियां बिल्कुल ना गलत कीजिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक गिनतियां लिखी हुई हैं और नेक्स्ट पेज पर 20 के आगे गिनतियां आप देखेंगे 21 से लेकर के 40 तक लिखी हुई हैं। फिर 40 के बाद की जो गिनतियां हैं वो इस साइड 20 से लिखी हैं, 41 से लेकर के 60 तक। और उसके बाद आप देखेंगे तो 61 से लेकर के आपकी 80 तक यहाँ पर गिनतियां लिखी हुई हैं। फिर 80 के बाद 81 से संख्या यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक आपकी 100 तक जो है वो संख्या दे रखी है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, 1 से लेकर 10 तक ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है 19 और 20 को क्या कहा जाता है, नवदस और विंशति, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। फिर इसी प्रकार अगर बात करें आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 29 और 30 को क्या कहा जाता है, 29 को नवविंशति और 30 को त्रिंशत। इसी प्रकार 39 को ध्यान रखिए। जो 1 से अधिक नाम होते हैं ये तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है। एकोनचत्वारिंशत, नव त्रिंशत, इसी प्रकार 40 को चत्वारिंशत। इसी प्रकार आप जाएंगे और आगे 40 के आगे जाएंगे तो किस पे पहुंचेंगे, 49 पे। यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद 59 और 60 का ध्यान रखिए। 60 को षष्ठी कहते हैं। इसी प्रकार आप जाएंगे यहाँ पर 69 70 पर, यहाँ पर नवषष्ठी, एकोन सप्तति, 70 को सप्तति। इसी प्रकार 79 80 पे जाएंगे तो नव सप्तति, एकोनाशीति। इसी प्रकार 80 को अशीति। इसी प्रकार 80 के और आगे जाएंगे तो यहाँ पर 89
नवाशीति, एकोननवति, इसी प्रकार 90 को नवति और 100 को जो है वो शतम। और कुछ 100 के बाद की भी संख्याएं लिखी हुई हैं, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है 1000 को सहस्रम कहते हैं, 10,000 को अयुतम कहते हैं, 1 लाख को लक्षम कहते हैं, 10 लाख को न्यूतम, प्रियुतम, 10 लक्षम, ये सभी नाम से जानते हैं। 1 करोड़ को कोटि कहते हैं, 10 करोड़ को 10 कोटि कहते हैं, 1 अरब को अर्बुदम कहते हैं, 10 अरब को दशार्बुदम कहते हैं, 1 खरब को खरवम कहते हैं, 10 खरब को 10 खरवम कहते हैं। इस प्रकार 1 नील 10 नील, 1 पदम 10 पदम, 1 शंख 10 शंख, महाशंख, इस टाइप से आपको सीरियल तक दे रखा है। तो आप चाहें तो इनको भी याद रख सकते हैं। बाकी पूछे जाने के चांसेस यहाँ पर ऊपर जो जितने भी दे रखे ना, इनसे जो है वो पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जितनी भी गिनती इनको रट अवश्य लीजिएगा, आपका पूछा अवश्य जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई चीजें थी वो हमने जो है वो बात कर ली। अब हम कुछ अलग से चीजों को बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं हम समास की। समास की अगर बात करें तो समास आप सभी जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है द्वंद्व समास, एक होता है आपका द्विगु समास, एक होता है आपका कर्मधारय समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है बहुब्रीहि समास और छठा हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। फिर इसी प्रकार बात करते हैं कारक के संदर्भ में। कारक की बात करें तो संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे संस्कृत में 6 कारक जो है वो होते हैं। यहाँ पर जो संबंध कारक होता है, इसको कारक जो है वो नहीं माना जाता है। इस पर बेस्ड भी प्रश्न पूछा जाता है कि कारक क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, इसीलिए जो है वो नहीं माना जाता है। और जो संबोधन होता है उसकी प्रथमा विभक्ति के आने के कारण इसको इसी का ही एक रूप मान लिया जाता है, इस कारण भी आप इसे कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो विभक्ति हैं उनके सूत्र और भी ज्यादा डिटेल में है, आप चाहें तो उन्हें अलग से जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे धातु की। धातु की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ धातु को लेकर स्टार्टिंग के आपको सारी चीजें जो है वो बता देते हैं। तो धातु में हम बात करते हैं किसकी, जो पठ धातु है इसके संदर्भ में। देखिए पठ धातु में सबसे पहले अगर बात करते हैं लट लकार की। लट लकार आपका किससे संबंधित होता है, तो आप कहेंगे वर्तमान काल से संबंधित होता है। और यहाँ पर जो आपके रूप चलते हैं यानी कि धातु रूप चलते हैं वो चलते हैं पठती, पठता, पठंती, इस टाइप से चलते हैं। और आगे आपका इसी सीरियल से चलते हैं, क्योंकि वो तो मैं आपको रटा चुका हूँ, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो मेन आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग के 3 याद रखने होते हैं जिससे आपको आगे के याद आ जाए। तो मैं स्टार्टिंग के इसलिए 3 आपको बता देता हूँ। लट हो गया, उसके बाद होता है लंग लकार, तो इस प्रकार डा लिखते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। ये किससे संबंधित होता है, तो ये भूतकाल से संबंधित होता है। यहाँ पर कैसे चलते हैं, तो अपठत से चलता है, अपठत। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका अपठताम, और फिर इसी प्रकार आपका आएगा अपठन। तो ये आपका जो है वो सीरियल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आएगा लिट लकार के संदर्भ में। लिट लकार के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा होता है, तो भविष्य काल होता है, या भविष्यत काल भी आप इसे कह सकते हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका पठिष्यति करके रूप चलता है, पठिष्यति, और इसी प्रकार पठिष्यता, और इसी प्रकार आपका पठिष्यन्ति। तो यही स्टार्टिंग का ही ध्यान रखिएगा ताकि आगे का आपको याद रखने में आसानी हो। फिर आपका तीसरा हो गया, चौथा होगा लोट लकार। लोट की बात करें तो यह आपका आज्ञावाचक अर्थ में आता है, और यहाँ पर आपका जो रूप चलेगा धातु रूप वो चलेगा पठतु, पठताम और पठंतु, इस प्रकार से जो है आपका चलेगा। और यहाँ पर भी आपका ये हो गया। फिर लास्ट आपका हो जाएगा विधिलिंग लकार, और विधिलिंग लकार में किस प्रकार से चलेगा आप कहेंगे, तो आप कहेंगे ये सबसे पहले अर्थ के संदर्भ में तो चाहिए के अर्थ में होता है, और यहाँ पर आपका चलता है पठेत, फिर पठेताम, और इसी प्रकार जो है वो पठेयु, इस प्रकार से जो है आपका चलता है। तो ये आप स्टार्टिंग के ध्यान रखिएगा, आगे के तो आपने याद कर ही लिए होंगे अब तक, नहीं याद किए तो जरूर याद कर लीजिएगा, पर स्टार्टिंग के ध्यान रखिएगा
ताकि और यहाँ पर पूछे जाए तो आगे के आप लिख ले जाएं। तो ये तो आपके होते हैं धातु रूप। इसी प्रकार आपसे शब्द रूप भी पूछे जाते हैं। अब शब्द रूप अलग अलग आधारों पर हैं, अकारांत पुल्लिंग, इसी प्रकार आकारांत पुल्लिंग द्विवचन, तो वो आपको अलग से पढ़ना होगा। जैसे आपके नहीं चलते रामः रामौ रामाम इस टाइप से, तो वो आपको अलग से सभी याद रखने, या इसमें आप गिने चुने याद कर लीजिए, उसके आधार पर और आप अलग से जो है वो निकाल सकते हैं। उसमें पूछे कैसे प्रश्न जाते हैं, जैसे मैं आपको हरि की बात करूं तो आपसे लिखा होगा जो हरि है ये किस में आ रहा है, देखिए हरि में ई छोटी लग रही है, हरि राग का साउंड आ रहा है, तो ये आपका इकारांत में आता है, इकारांत पुल्लिंग एक वचन में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि हरि शब्द रूप जो है इसका चतुर्थी जो विभक्ति है एक वचन में जो है वो बताइए क्या होगा। तो आपका जो रूप चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, हरि हरिम हरिणा हरिये, चौथे नंबर पर हरिये आएगा तो आपका हरिये जो है वहां पर सही हो जाएगा। आप चाहें तो इस क्रम में याद रख सकते हैं, और अगर आपको इस टाइप से याद है तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको पहले से याद है वो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं एक श्लोक की। अब कुछ वर्षों में श्लोक भी पूछे जाने लगे हैं, तो एक ना एक श्लोक आप अवश्य याद करके जाइएगा, लगभग 2 या 4 लाइनों का, ताकि एक प्रश्न इस टाइप से भी आता है कि कोई भी श्लोक लिखिए 2 या 4 पंक्तियों में, संस्कृत का होना चाहिए। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है तो संस्कृत में संस्कृत का ही लिखेंगे तो आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपके अंग हैं या कह सकते हैं पशु पक्षी हैं, परिवार पशु पक्षी के साथ साथ घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, उनके हिंदी और संस्कृत के नाम भी आपको याद होने चाहिए। आपसे प्रश्न वहां से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप किन्हीं 4 जो शरीर के अंग हैं उनके नाम जो है वो संस्कृत में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका आंत हो गया तो उसे हम संस्कृत में अंतरम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगभग 2 से 4 सभी चीजों को जो है वो याद रखना होगा। इसी प्रकार जैसे अंगुली होता है तो अंगुली करके कहते हैं, अंगूठा अंगुष्ठम करके कहते हैं, ओठ को ओष्ठाहा कहते हैं। तो ये सभी आपको संस्कृत और हिंदी के नाम भी पता होना चाहिए। कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं 4 के नाम लिखिए, और कई बार क्या होता है डायरेक्ट नाम लिखा होता है और आपको बताना होता है उसे हिंदी में क्या कहना है, या आपका हिंदी का नाम लिखा होता है उसे संस्कृत में पूछ लिया जाता है क्या जो है उसे कहना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी कुछ था आपके कोर्स में हमने सारी चीजें जो है वो कवर करा दी हैं। फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो आप ऑलरेडी हम एमसीक्यू वन लाइनर करा चुके हैं, उसमें जाकर और आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर एक क्विक रिवीजन के तौर पर जितनी भी चीजें आपके कोर्स में थी हमने सभी जो है वो करा दी। और तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और जितने भी तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि आजीवनम जो समस्त पद है उसमें प्रयुक्त समास जो है वो कौन सा होगा। द्विगु समास पहला ऑप्शन, बहुब्रीहि समास दूसरा ऑप्शन, अव्यय भाव समास तीसरा ऑप्शन, और कर्मधारय समास चौथा ऑप्शन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग हमारी टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करती है, पर दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे ये जो है वो फिक्स है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज फिर मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।